सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या धारणाएं हैं उनको आज समझेंगे। और मुख्यतः इसमें 3 बातें आती हैं और उसमें पहला है साधन लागत पर सकल घरेलू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें पहली धारणा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर हमको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है उसको समझना है। तो ये जो पहली धारणा है बिल्कुल वही है जो आपने सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ समझा था। ठीक है, क्या अर्थ हमने समझा था कि किसी देश में एक निश्चित समय में, है ना, फिक्स टाइम पे, और ये फिक्स टाइम कितना होता है, 1 वर्ष में जितनी वस्तुएं, और सभी वस्तुओं को नहीं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उसके कुल मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और वही है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। माने उस टाइम उसकी जो कीमत होती है उसी कीमत को जोड़ते हैं, इसलिए उसको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसका सूत्र है जीडीपी एमपी। ये छोटे अक्षरों में एमपी लिखेंगे ना। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बराबर P1 कोष्टक में Q प्लस P1 कोष्टक में S। ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है, इसे याद रखिएगा। 1 नंबर के लिए ये सवाल पूछ सकता है। अब इस सूत्र का मतलब भी समझ लीजिए, है ना। जीडीपी एमपी, इसका मतलब होता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये जीडीपी का मतलब, जीडीपी एमपी का मतलब समझ गए। अब P1 का मतलब होता है बाजार कीमत किसकी, Q माने वस्तुओं की बाजार कीमत ना, और P1S, P1 का मतलब वही होगा बाजार कीमत किसकी, सर्विस, सेवाओं की। ठीक है, तो ये तो आप अर्थ में भी यही चीज बोलते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं
के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बस उसको सूत्र रूप में हमने लिखा है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद की ये पहली 3 धारणाएं मैं आपको बताऊंगा और तीनों आसान है, बस ध्यान लगा के समझना आप लोग। और अगर ये परीक्षा में आता है तो बल्कि दुआ करो कि यही आ जाए परीक्षा में, आसान आंसर है ना। इसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, है ना। बाजार कीमत का मतलब वर्तमान में जो वस्तुओं की कीमत है, आज जो कीमत है उसी कीमत पे हम अंतिम वस्तुओं की कीमत को जोड़ेंगे और आज जो कीमत है उसी रेट पे हम सेवाओं की कीमतों को टोटल कर देंगे। तो जो योग फल मिलेगा, जो टोटल हमको प्राप्त होगा, वो टोटल कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, जीडीपी एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये जो पहला आप मार्केट प्राइस पढ़े थे ना, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान से समझो इसको। जो भी देश में वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं वह किसके सहयोग से उत्पादित होती है? क्या बोलते हैं उसको? साधन, है ना। भूमि, पूंजी, श्रम, मुख्यतः इन साधनों के सहयोग से ही वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये तो आप जानते हो। यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम, इनके सहयोग से क्या होता है? इनके सहयोग से ही उत्पादन होता है। ये स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। अब ये अगर उत्पादन में सहयोग करते हैं, इसके बिना तो उत्पादन संभव नहीं है, तो इनको पुरस्कार या उसको दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे प्रतिफल मिलता है। भूमि स्वामी को मिलता है लगान, पूंजीपति को मिलता है ब्याज, श्रम को मिलता है मजदूरी, ठीक है। यही है प्रतिफल या यही है पुरस्कार। जब उत्पादन में ये सहयोग करते हैं तो उनको पुरस्कार स्वरूप लगान, ब्याज और मजदूरी प्राप्त होता है, ठीक है। उसे बोला जाता है साधन आय। जो प्रतिफल मिलता है इनको साधनों को, उसको क्या, ध्यान दीजिए, प्रश्न आ गया कि साधन आय किसे कहते हैं? गहराई से समझिए अर्थशास्त्र को। साधन आय किसे कहते हैं? साधनों को मिलने वाली आय। अब साधन कौन है? भूमि, पूंजी, श्रम मुख्य रूप से। और इनको क्यों आय प्राप्त होती है अगर पूछा जाए तो? क्यों इनको पुरस्कार मिलता है बताओ? ऊपर लिखा हूं मैं, क्योंकि ये उत्पादन में सहयोग करते हैं। अगर ये उत्पादन में सहयोग ना करें तो उत्पादन तो होगा ही नहीं। उत्पादन में सहयोग करते हैं, इसीलिए इनको क्या मिलता है? पुरस्कार। और इनको जो पुरस्कार मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ये जो देश में जितने भी साधन हैं सभी को तो साधन आय प्राप्त होती होगी ना। जितने भी साधन हैं
और उस सभी साधन आय को अगर हम योग कर दें, सभी साधन, देश में जितने भी साधन हैं उन सभी साधन को मिलने वाली आय को अगर हम योग कर दें तो वो क्या कहलाएगा? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि साधन के जो स्वामी होते हैं उनको शुद्ध साधन आय प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसका सूत्र को देखते हैं। GPFC बराबर GDP माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC माने फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। बराबर क्या है? शुद्ध साधन आय प्लस गिरावट में। शुद्ध साधन आय प्लस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको GDP-FC का मतलब बताया था। सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कास्ट पे यानी साधन लागत पे। ये कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि देश में जितने भी साधन हैं उनको जो आय प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? साधन आय। और सभी साधन के मालिकों को जो आय प्राप्त होती है वो शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है ना। उसमें अगर हम जो मशीनों में पूंजी में ह्रास होता है, मशीनों में टूट फूट होती है, उस ह्रास को, उस टूट फूट को जोड़ दें, साधनों को प्राप्त होने वाली आय में मशीनों में होने वाली टूट फूट के खर्चे को जोड़ दें, जिसको हम गिरावट व्यय बोलते हैं। दो चीज़ों को ना जोड़ना है हमको। भूमि पूंजी श्रम को जो आय प्राप्त होती है उसको जोड़ना है, उसको बोलते हैं हम शुद्ध साधन आय, प्लस उसमें मशीनों में होने वाली टूट फूट के खर्चे को जोड़ दे, जिसे हम बोलते हैं गिरावट व्यय। तो हमको प्राप्त हो जाएगा फैक्टर कास्ट पे GDP, यानी कि डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद की ये दूसरी धारणा है। अब एक सवाल समझिए, ये आ सकता है ऐसा सवाल कि GDP फैक्टर कास्ट बराबर GDP मार्केट प्राइस, है ना। मैंने अभी सकल घरेलू उत्पाद की दो धारणाओं को समझाया। पहले तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को समझाया और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को समझाया। और बाजार की कीमत के आधार पे जो सकल घरेलू उत्पाद है, फैक्टर कास्ट के आधार पे जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। परिभाषा के दृष्टि से तो भाई दोनों ही GDP ही है ना, GDP दोनों ही है,
वही जीडीपी है, लेकिन उसको निकालने का तरीका अलग अलग है। एक को हम फैक्टर कास्ट के आधार पर निकाल रहे हैं, साधन लागत के आधार पर निकाल रहे हैं। दूसरा जीडीपी को हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं? मार्केट प्राइस के आधार पर। लेकिन निकाल क्या रहे हैं हम? जीडीपी ही तो निकाल रहे हैं। दोनों में क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी ही निकाल रहे हैं। निकालने का तरीका हमारे पास दोनों में अलग अलग है, लेकिन निकाल एक ही चीज को रहे हैं। तो इस हिसाब से दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। दोनों तरीके से हम जब हम सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों तरीके से ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों बराबर आना चाहिए। ये सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात है। परंतु जब हम व्यवहारिक दृष्टि से जीडीपी को फैक्टर प्राइस पे और जीडीपी को मार्केट प्राइस पे ज्ञात करते हैं, तो दोनों में अंतर आता है। उसकी वजह देखिए, प्रश्न अगर ऐसा पूछ दे कि जीडीपी फैक्टर कास्ट पे और जीडीपी मार्केट प्राइस पे जब ज्ञात करते हैं तो दोनों में अंतर क्यों आता है, जबकि दोनों तो बराबर आना चाहिए, दोनों तो जीडीपी ही है ना। तो इसको भी समझ लीजिए आप कि फैक्टर कास्ट पे और मार्केट प्राइस पे जब हम जीडीपी ज्ञात करते हैं तो उसमें अंतर इसलिए आता है कि सरकार जब मार्केट प्राइस पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता रहता है, उस समय बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जैसे कि उत्पाद शुल्क या बिक्री कर, ये सब लगाती है ना। इसकी वजह से जीडीपी मार्केट प्राइस पे अलग हो जाता है और जीडीपी फैक्टर कास्ट पे अलग हो जाता है। ये बराबर हो सकता है कब, उसको भी समझ लीजिए। जीडीपी फैक्टर कास्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस कब बराबर हो सकता है? जब मार्केट प्राइस में जो जीडीपी हम ज्ञात किए हैं उसमें हम घटा दें। क्या घटा दें? आपकी किताब में देखो, इनडायरेक्ट टैक्स, और कुछ जोड़ दें हम। क्या जोड़ दें उसमें? जो सरकार आर्थिक सहायता देती है फर्मों को, उसको हम जोड़ दें, और जो सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है फर्मों में, उसको हम घटा दें। तो जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे बचेगी वो बराबर होगी जीडीपी फैक्टर कास्ट के। ठीक है। नॉर्मली जीडीपी फैक्टर कास्ट पे और जीडीपी मार्केट प्राइस पे बराबर नहीं होती है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जुड़े रहते हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस की जीडीपी से घटा देंगे और गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाली सब्सिडी या आर्थिक सहायता को हम उसमें जोड़ देंगे, उसके बाद जो जीडीपी मार्केट प्राइस की आएगी वो बराबर होगी जीडीपी फैक्टर कास्ट के। ठीक है, बराबर अब होगी। अब यहां पर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर टैक्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट यहां पर डिफरेंट आएगा। यहां पर बराबर
नहीं है, परंतु यहां पर बराबर हो गया। क्या किए हमने? फैक्टर कास्ट के जीडीपी को कुछ नहीं करना है, मार्केट प्राइस की जीडीपी में हमने अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, और मार्केट प्राइस की जीडीपी पे हमने गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले जो आर्थिक सहायता है उसको जोड़ दिया। अब जीडीपी फैक्टर प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर हो गए। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। हम क्या पढ़ रहे हैं आपको मालूम है? सकल घरेलू उत्पाद की धारणाएं। पहली धारणा हमने क्या पढ़ा? सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पे। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा? सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, फैक्टर कास्ट पे। और तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कांस्टेंट प्राइस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये आपको इसमें एक नई चीज ये समझना है कि व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत क्या है। ठीक है। तो इससे पहले पहले नंबर पे हमने पढ़ा था जीडीपी एमपी, यानी मार्केट प्राइस पे सकल घरेलू उत्पाद। ये मार्केट प्राइस माने वर्तमान कीमत, बाजार की कीमत ना। इस पे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो गलतियां होने की संभावना है। और वो कैसे, उसको समझिए। वो ऐसे कि मार्केट की प्राइस हाई या लो हो सकती है। ठीक है। मान लीजिए कभी टमाटर की कीमत 80 रुपये किलो है, कभी प्याज की कीमत 100 रुपये किलो हो गया, और उस समय हम मार्केट प्राइस की जीडीपी निकाल रहे हैं, तो 1 किलो प्याज की कीमत उस समय कितनी? 100 रुपये। 1 किलो टमाटर की बाजार में कीमत कितनी? 80 रुपये। उस कीमत को हमने जोड़ा जीडीपी में। ठीक है। तो हमारा जीडीपी क्या होगा? बहुत ज़्यादा है ऐसा लगेगा। क्यों ज़्यादा आएगा जीडीपी? क्योंकि थोड़ी देर के लिए वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए, और ठीक उसी समय हमने मार्केट प्राइस की जीडीपी ज्ञात किया, जिस समय महंगाई थोड़े दिनों के लिए बहुत हाई लेवल पे थी, उसी समय हमने जीडीपी ज्ञात किया, मार्केट प्राइस हाई थी। तो जीडीपी बहुत ज़्यादा आएगा और हमें लगेगा हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद बहुत अधिक है, ऐसा लगेगा। लेकिन वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद कम थी। ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि कीमतें अधिक थी। ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत लो हो, और उस समय हम जीडीपी ज्ञात करेंगे मार्केट प्राइस पे, तो वस्तुएं ज़्यादा होने के बावजूद भी जीडीपी कम आएगा, क्योंकि बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हैं। और आप जानते हैं कि मार्केट का प्राइस कभी स्थिर नहीं रहता, कभी हाई रहता है तो कभी लो रहता है। और इसीलिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे ज्ञात करते समय अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है, गलतियों की संभावना बनी रहती है।
सही जीडीपी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऊपर का जो दो तरीका आपने पढ़ा जीडीपी ज्ञात करने का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, ये जो दो तरीका पढ़ा था, उन दोनों तरीकों से बेस्ट तरीका है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हम आते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत क्या है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो वस्तुएं बनी हुई हैं, जो प्रोडक्ट आई हैं, फर्मों में उत्पादित हुई हैं, उसकी कीमत, आज की कीमत को हम नहीं जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम एक ऐसा वर्ष को चुनते हैं जिस साल वस्तुओं की कीमतें ना तो बहुत ज़्यादा थी, हाई नहीं थी, और वस्तुओं की कीमतें ना तो लो नहीं थी। एक ऐसा साल जिसमें वस्तुओं की कीमतें सामान्य थी, नॉर्मल थी। पिछला वर्ष, कोई सा भी पिछला वर्ष को चुनेंगे जब बाजार में स्थिरता थी, कोई हाई प्राइसेस या लो प्राइसेस वाला कंडीशन नहीं थी। तो मान लीजिए सरकार, ये तो जीडीपी निकालना सरकार का काम है ना, सरकार देखती है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जब बाजार में ना तो तेजी थी ना मंदी थी, मार्केट की हालत सामान्य थी, नॉर्मल थी। तो वह वर्ष आता है, मान लीजिए 1995, या वह वर्ष आता है 2020। मान लीजिए वर्ष 2020 में वस्तुओं की कीमतें ना तो हाई थी ना लो थी, बल्कि बाजार सामान्य स्थिति में थी। तो आज जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनेंगी उसकी आज की कीमतों के साथ हिसाब न करके 2020 की कीमतों के आधार पर हिसाब करेंगे कि 2020 में टमाटर की कीमत क्या, सरकार के पास तो रिकॉर्ड है, 2020 में टमाटर की कीमत क्या थी, 2020 में प्याज की कीमत क्या थी, 2020 में कपड़ों की कीमत क्या थी। सेवाओं के मामले में जाएंगे तो 2020 में एक टीचर की सैलरी क्या थी, 2020 में एक इंजीनियर या डॉक्टर की सैलरी क्या थी। और 2020 के आधार पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का हिसाब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2020 में वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें हाई या लो नहीं थी, नॉर्मल थी। आज की स्थिति में अगर हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का हिसाब लगाएंगे तो वो तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी कहलाएगा, और वो गलत होगा, क्योंकि आज वस्तुओं की कीमतें बहुत हाई हो गई होंगी या लो हो गई होंगी, क्योंकि मार्केट प्राइस हाई लो होता रहता है। इसलिए मार्केट प्राइस पे जीडीपी में अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है। इसलिए मार्केट प्राइस पे जीडीपी ना निकाल करके एक आधार वर्ष बनाया जाता है, कोई भी पिछला वर्ष को, जिसमें कीमतें सामान्य रहती हैं, और उसी आधार वर्ष को बोला जाता है कांस्टेंट प्राइस। उस आधार वर्ष में जो कीमतें रहती हैं उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्राइस। देखिए, मैंने 3 तरीके बताए आपको जीडीपी ज्ञात करने के। एक तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी, एक तो फैक्टर कास्ट पे जीडीपी, और तीसरा कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी। और तीनों में से बेस्ट तरीका कौन है अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन सा है? तीसरा तरीका, स्थिर कीमतों पर या कांस्टेंट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद, और इसीलिए इसे रियल डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, जो इतनी गहराई से जो बच्चा नहीं पढ़ा है और उसे पूछ दिया जाए कि रियल डोमेस्टिक इनकम या वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो वो नहीं बना पाएगा वो बच्चा, अगर गहराई से नहीं पढ़ा है। अगर उसे पूछ दिया जाए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसको पढ़ा है, वो इसको बना लेगा। लेकिन इसी सवाल को अगर ऐसा पूछ दे कि रियल डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं या वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं,
तो प्रश्न यही है, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का तरीका ही बेस्ट तरीका है, और यही तरीका अमूमन सभी देश अपनाते हैं। नॉर्मली सभी देश यही तरीका अपनाते हैं, इसीलिए इसको रियल डोमेस्टिक इनकम, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो रियल ही होता है, वास्तविक होता है, और यही तरीका सभी देश अपनाते हैं। ठीक है।